प्रयागराज हब 91 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं अभिषेक सिंह सोनू, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आज हम उनसे उनके छात्र जीवन और मुख्य धारा की राजनीति के अनुभवों को जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। चूँकि आप छात्र राजनीति से जुड़े रहे, तो छात्र राजनीति की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि छात्र राजनीति शुरू की जाए, छात्रों के हितों की बात की जाए? आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? छात्र राजनीति में प्रेरणा आने की कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि हम लोग सब छात्र राजनीति और छात्र जीवन एक साथ शुरू करते हैं। और जब हम किसी भी जगह पे, किसी व्यवस्था में कोई दिक्कत, कोई समस्या देखते हैं, तो उसका जब हम मजबूती से विरोध करते हैं तो अपने आप अपने छात्र जीवन से छात्र राजनीति वो पनप जाती है। इसी तरीके से विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के बाद मैं धीमे धीमे मेरे साथ के साथी जो मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे कलीग थे, हम लोगों ने कई मुद्दों पे शुरुआती विरोध 10, 20, 25 लड़कों के साथ जाके वीसी ऑफिस पे, कभी प्रॉक्टर ऑफिस पे, इस तरह पॉलिटिकल अपना जो है हम लोगों का चलता रहा। और फिर धीमे धीमे इसमें मन रमता गया। फिर लगा कि नहीं, एक युवा जो छात्र संघ से उभरता है वो निश्चित रूप से देश के लिए एक अच्छी कार्यशैली को दे सकता है। और इसी तहत मैंने जो है छात्र संघ में अपने आप को शामिल किया और छात्र राजनीति में शुरुआत की। 2007 में मेरा एडमिशन विश्वविद्यालय में हुआ था और 2012 में हम लोग, चूँकि 7 से 12 तक छात्र संघ बंद था, छात्र संघ को बैंड किया गया था, तो हम लोगों ने छात्र संघ बहाली की लड़ाई लड़ी और सारे युवा साथियों ने मिल के 2012 में छात्र संघ बहाल हुआ। उसकी सबको खुशी हुई और हम सब में से कई ऐसे युवा थे जिनका संघर्ष बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो छात्र राजनीति में उन लोगों को मौका नहीं मिला चुनाव लड़ने का, लेकिन वो भी अच्छे छात्र नेताओं में से गिने जाते हैं। और 2012 में मैंने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। चूँकि आपने छात्र राजनीति में काफ़ी अहम रोल अदा किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, कैसा रहा आपका छात्र राजनीति का अनुभव और क्या कुछ नया सीखा आपने उस राजनीति को जो आज आप मुख्य धारा की राजनीति में उसको अंगीकार करते हैं? देखिए, बहुत जिसे कहते हैं कि जैसे जब बच्चा परिवार में एक जन्म लेता है और संस्कार जो सीखता है वो अपने परिवार से सीखता है, इसी तरीके से छात्र राजनीति में छात्र संघ का एक अलग ही महत्व है। वो युवा राजनीति जब वहाँ से सीखता है तो निश्चित रूप से देश की राजनीति में उसका जो पदार्पण होगा तो वो इतना परिपक्व हो चुका होगा कि उसको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। इसीलिए छात्र राजनीति एक ऐसा स्टेज है कि हर युवा को अपने सही और गलत का निर्णय लेने का एक अनुमान वहीं से मालूम चलता है कि हम किस रास्ते पे सही हैं, किस रास्ते पे गलत हैं। और हमने और हमारे जितने भी विश्वविद्यालय के, मुझे लगता है छात्र संघ से जुड़े जितने भी युवा हैं, सब ने बहुत संघर्ष किया इस छात्र राजनीति में और आज सब अपनी अपनी जगहों पे हैं। निश्चित रूप से कई अलग अलग पार्टियों में हैं, अच्छे पदों पे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि छात्र राजनीति का युवा निश्चित रूप से देश के लिए सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से गिना जाएगा। चूँकि वर्तमान समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ को बंद कर दिया गया है और निरंतर उसके लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, छात्र संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ का प्रशासन है कि वो उस बात को नहीं मान रहा कि छात्र संघ स्टार्ट होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि छात्र संघ और तमाम देश के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ को लेकर अलग अलग भ्रांतियाँ हैं? क्या देश में विश्वविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, छात्र संघ बिल्कुल होना चाहिए और मैं इस पुरजोर समर्थन करता हूं कि युवा जब शिक्षा लेने आता है तो वो अपने भविष्य को चूज़ करता है। उसी समय जब छात्र संघ की राजनीति में वो अपना पार्टिसिपेट करता है तो वो देश की आने वाली नई पीढ़ी की युवा राजनीति को समर्थन करता है। इसीलिए हर विश्वविद्यालय में, हर महाविद्यालय में छात्र राजनीति होनी चाहिए, अच्छी छात्र राजनीति होनी चाहिए, इसकी पैरोकारी मैं करता हूँ। और रह गई बात विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ बंद होने की, तो हम लोगों ने भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। 2007 से 12 एक तरीके से 5 साल का समय होता है छात्र राजनीति का, जो हम लोगों ने संघर्ष में, आंदोलनों में और बहुत से मुद्दों पे लड़ाई लड़के बहाली के लिए, हम अकेले ही नहीं, बहुत से युवा नेता थे जिन्होंने बहाली के लिए संघर्ष किया। तो छात्र संघ होने का कारण ये सबसे बड़ा होता है कि एक छात्र राजनीति का लड़का बहुत मध्यम वर्गीय विचारधारा को लेते हुए आगे बढ़ता है। मध्यम वर्गीय विचारधारा का मतलब ये होता है कि वो सामाजिक सारे जितने भी
परिवार में आने वाली समस्या, समाज में आने वाली समस्या और उसको लेके आगे आने वाली राजनीति में जो समस्या है वो सबको बाखूबी ज़मीनी समझता है, और जो ज़मीनी समझेगा वही निश्चित रूप से आगे राजनीति में उस चीज़ों पर निर्णय ले पाएगा। और छात्र नेता निश्चित रूप से किसी भी लालच, किसी भी लोभ से परे हट के समाज कल्याण का कानून लाने के लिए अपना एक मजबूत स्तंभ होता है। इसलिए जब छात्र राजनीति को बैन करते हैं तो ये साजिश होती है बड़े नेताओं की, बड़े हर स्तर के पदाधिकारियों की, जो चाहते हैं कि छात्र संघ नहीं होगा तो हम अपनी मनमानी करेंगे और उस मनमानी पे कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं होगा जब छात्र संघ को हम बैन कर देंगे। और इसकी सबसे बड़ी कड़ी चली गई थी छात्र संघ में लिंग दो सिफारिश लगा के, लिंग दो कमेटी की सिफारिश लगा के छात्र संघ को कमज़ोर किया गया, जो उनकी पहली रणनीति थी। लिंग दो कमेटी में किसी भी नेता को एक बार चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। मैं पूछता हूँ, भारतीय संविधान में ये कैसा कानून है कि इसी देश में एक जगह जिन नेताओं पे 2 साल की सज़ा है वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, और हम छात्र नेता, छात्र राजनीति के युवा विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी करते हैं, रिसर्च करते हैं, एलएलएम करते हैं, 8-10 साल दे सकते हैं विश्वविद्यालय को अपने, वहाँ से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और चुनाव सिर्फ एक बार लड़ेंगे। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था छात्र राजनीति को तोड़ने का, जिसमें ये सफल भी हुए, और इसका जब विरोध करना चाहिए था तो लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, जिसका खामियाजा छात्र संघ बंद होने का झेलना पड़ रहा। चूँकि छात्र राजनीति से आप उभरे हैं, ऐसे तमाम छात्र नेता जो छात्र राजनीति से उभरे और उसके बाद मुख्य धारा की राजनीति में आए, तो आप भी एक मुख्य धारा की राजनीति में अब आ चुके हैं, तो आप जो है मुख्य धारा की राजनीति में कैसा परिवर्तन करना चाहते हैं जिस हिसाब से आज के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, मैं बहुत सीधी सी चीज़ कहता हूँ, आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि जितने भी युवा हैं देश के, इनको एकजुट होने का समय आ गया है। आप ये खुद सोचिए कि युवा का काम सिर्फ राजनीतिक पार्टियां रैली करने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए, नारे लगाने के लिए, बैनर पोस्टर उठाने के लिए करती, लेकिन जैसे ही इनकी सत्ता का कार्य पूर्ण होता है, सबसे पहले युवाओं को दरकिनारा कर दिया जाता है और उस जगह पे पूंजीपतियों को, विधायक पुत्रों को, मंत्री पुत्रों को, सांसद पुत्रों को स्थापित कर दिया जाता है, और जो सामान्य संघर्ष करने वाला युवा नेता होता है उसको किनारे कर दिया जाता है। बल्कि स्थिति ये हो जाती है कि आपके हक को भी कहीं ना कहीं दाब दिया जाता है, जिससे कि आपका हक भी आपको नहीं मिलता। अब युवाओं को सोचना होगा कि अगर हम किसी जगह संगठित नहीं होंगे, हम पूरे देश में 60% से ज़्यादा हैं, अगर हम इकट्ठा होते हैं तो निश्चित रूप से युवा इस देश की कमान को थाम सकता है, इस प्रदेश की कमान को थाम सकता है। हमें किसी राजनीतिक दल का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ सकती। इसीलिए मैं कहता हूं युवाओं को कि आप दूसरे की नारेबाजी, दूसरे की रैली निकालने से बढ़िया है युवा नेताओं का सपोर्ट करिए, खुद आगे आइए और स्थापित होइए। लेकिन वर्तमान समय की मुख्य धारा की राजनीति के बारे में अगर हम बात करें तो मुख्य धारा की राजनीति धन बल, बाहुबल और क्षेत्रवाद, जातिवाद पर आधारित है। पार्टियां अपना जो है व्यक्तिगत हित देख के उम्मीदवारों को टिकट देती हैं। तो क्या ये राजनीति बदलनी चाहिए युवाओं को? क्या युवाओं को आगे आना चाहिए? देखिए, मैंने कहा आपसे कि निश्चित रूप से युवाओं को ही आगे आना होगा। इस देश का भविष्य युवा हैं, इस देश की ताकत युवा हैं, इस देश को मुट्ठी में बांध के रखने की क्षमता युवाओं के पास है, और हम युवा किसी दूसरे के कंधे पे हाथ रख के चलते हैं, क्योंकि सबसे मजबूत इस देश की पीढ़ी और इस देश का स्तंभ युवा है। सबसे बड़ी बात यह है कि धनबल की बात अगर हम करते हैं तो मैंने बहुत से चुनावों में देखा है, एक विधानसभा में युवा हिम्मत नहीं बांधता। बस अगर जिला पंचायत के चुनाव देखा जाए, प्रधानी के चुनाव देखा जाए, यहाँ तक कि अन्य किसी भी चुनाव में अगर आप देखिए, नगर पंचायत के चुनाव भी होते हैं, तो कोई अगर नया युवा खड़ा होता है, हिम्मत बांधता है, तो सारे युवा मिलके सारा मजबूत एक प्रत्याशी को जिताने के लिए धनबल को भी हराते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि 402 सीटें जो विधानसभा की हैं यूपी में, हम युवा अगर उसमें अपने लोगों को खड़ा, अगर कोई युवा प्रत्याशी खड़ा होता है और मजबूती से उसका साथ दे दें, तो हम वो क्यों नहीं जी सकता। दूसरी चीज़ ये है कि जातिवाद की बात जो होती है, मुझे ये बताइए, जिसके पास कर्म फल नहीं रहेगा, जिसके कार्य करने की क्षमता नहीं होगी, जिसके पास किसी भी मुद्दे पे समाज को इकट्ठा करने की मुद्दा नहीं होगा, तो वो निश्चित रूप से सिर्फ एक मुद्दा पकड़ेगा, वो है जातिवाद का मुद्दा।
इस देश में जातिवाद का मुद्दा उठाने वाले नेताओं को पार्टियां भी पूछ रही हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। अपनी जाति धर्म पे गर्व करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी दूसरी जाति को अपनी जाति धर्म के बदले में द्वेष भाव से देखना ये सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी चीज़ कि इस देश को सबसे बड़ी ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो वो आर्थिक रूप से समृद्ध होने की। और अगर युवा उस पीढ़ी में आप देखेंगे तो ना तो युवा को नौकरी मिल रही है, ना युवा को रोजगार मिल रहा है, ना युवा को किसी भी रूप में कहीं भी आप देखिए कोई ऐसा हाथ नहीं जो युवाओं को पकड़ा के आगे बढ़ा दे कि नहीं हाँ आप भी आगे आ जाओ। हमेशा युवाओं को पीछे, किसी गाड़ी को स्टार्ट करना हो तो जैसे ड्राइविंग सीट पे दूसरे लोग बैठते हैं, पीछे कहते हैं भैया धक्का दो, तो युवा सिर्फ धक्का देने का काम कर रहा है। तो अगर हम ही उस धक्के दे के उस गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं तो क्यों नहीं हम उस स्टीयरिंग पे बैठ जाएं। और इस देश के युवा को, खासतौर से मैं यूपी की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश का युवा राजनीति में सबसे ज़्यादा भाग लेता है। अगर आप नेतृत्व करने के लिए आगे आ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम 400 में से कुछ सीटों को जीतने की क्षमता रखेंगे और अगली बार 400 में से सबसे ज़्यादा सीटों को जीतने की क्षमता रख सकते हैं। तो ये तो देश के युवाओं को सोचना होगा कि जातिवाद हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है या हम युवा इकट्ठा होकर अपने खुद के युवावाद को स्थापित करें। छात्र राजनीति से आपने अपने करियर की शुरुआत की। आने वाले समय में 22 में इलेक्शन है जी। मैं आपका सोशल मीडिया देख रहा था तो तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि आप कहीं से चुनाव लड़ने के विचार में हैं, नहीं हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आने वाले समय में क्या आप कहीं से चुनाव लड़ेंगे या आपने कहीं से अपना विचार बनाया हुआ है पहले से? देखिए, मेरा गृह क्षेत्र जो है वो, मैं मूल जौनपुर का रहने वाला हूँ और रघुवंशी राजपूत हूँ, जौनपुर किराकत का रहने वाला हूँ। मेरा कर्म क्षेत्र जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय रहा, इलाहाबाद रहा और इलाहाबाद के लोगों ने संघर्ष में मेरा बहुत साथ दिया है। तो प्रथम तो मेरा मन है कि मैं इलाहाबाद की किसी सीट से चुनाव लड़ूं, अन्यथा मेरा मन है जौनपुर से किसी सीट से चुनाव लड़ने का, जिसमें 1-2 सीटों पे हमारा विचार भी चल रहा है। मेरे लोगों का भी मन चल रहा है कि हम उस सीटों पे आएँ और चुनाव लड़ें, जिसमें एक मुगरा बादशाहपुर भी सीट है। और जहाँ तक मेरा सोचना है कि इस देश के युवा को अब जागना होगा। अब अगर आप आगे आएंगे नहीं तो इस देश को कोई बेच के चला जाएगा और आप बंधुआ मजदूर के रूप में यहाँ स्थापित रहेंगे और कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए आइए, जागिए, इस देश की राजनीति में हिस्सा लीजिए और अपने युवाओं को स्थापित कीजिए जिससे आप अपनी बातों को रख सकें, सुन सकें। अन्यथा जो भी जीत के जाता है वो आपको सुनना नहीं, चुनाव के पहले बाबू बाबू, चुनाव के बाद भागो भागो, इस परिस्थिति में ला के खड़ा कर देता है, जिसमें हमें अब नहीं खड़ा होना है। अब हमें खुद की सरकार में स्थापित होना होगा, खुद अपने आप को हर एक चीज़ के लिए लड़ने के लिए विधानसभा से लेकर लोकसभा तक में बोलना होगा, तब हमारी बातों को सुनेगा कोई। अब जागने का समय आ गया है और जिन लोगों ने हमारे अब तक के युवाओं का भविष्य को खराब किया, इनको हटाने का समय आ गया है। अब युवाओं का देश चलेगा, युवाओं की मांग चलेगी, इस सत्ता में अब युवा स्थापित होंगे। आपने इलाहाबाद और जौनपुर को अपनी कर्मभूमि के तौर पर माना। आप इलाहाबाद या जौनपुर, आप जिस भी सीट से चुनाव लड़ें, आप युवाओं को और वहाँ की जनता को किन ऐसे वादों या किन ऐसी योजनाओं के बारे में बताएंगे कि आपको युवा जो है वहाँ पे वोट करे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे? देखिए कपिल जी, आप मेरे जूनियर रहे हैं विश्वविद्यालय में और जितना एक मेरा जूनियर मुझको जानेगा उतना शायद अभी क्षेत्र के लोग नहीं जान पाएंगे। विश्वविद्यालय के लोग जितना मुझे जानते हैं उतना अभी क्षेत्र के लोगों को जानने में समय लगेगा। लेकिन मैंने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की। दूसरा, मैं एक चीज़ जानता हूँ बस, इस देश में युवाओं का बहुत ज़्यादा अधिकार छीना जा रहा है और मैं उस अधिकार के लिए लड़ना चाहता हूँ। मैं विधानसभा सीट जीतने के लिए नहीं लड़ना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसी सीट से जीत के विधानसभा पहुंचूं जहां से अगर मैं विधानसभा में ललकारूं युवाओं के लिए तो मेरा विधानसभा का युवा भी वहां मुट्ठी बांध के खड़ा हो कि भाई एक नेता हमारा युवा ऐसा है जो हमारे लिए लड़ रहा है और वो मेरे साथ खड़े रहें। दूसरी चीज़, वादों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं वादे करूं। मैं काम करने में सोचता हूं। शिक्षा के लिए हम लोगों ने अलग जगह रखी है। विश्वविद्यालय की राजनीति में मैंने AA किया, मैं नेट क्वालिफायर हूँ और मैं रिसर्च करने के लिए आ गया हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के युवा पढ़ें, क्योंकि शिक्षा जिस भी समाज को मिलेगी वो मजबूत होगा। पहला मुद्दा शिक्षा है। इसके बाद दूसरा मुद्दा जो है वो है स्वास्थ्य।
हम अगर स्वस्थ मन से रहेंगे तो हम शिक्षा को ग्रहण जब करेंगे तो निश्चित रूप से हम सर्वोच्च पद पे जा सकते हैं। तीसरी चीज़, हम पूर्वांचल में, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, पूर्वांचल में विधानसभा भी मेरी आ रही है। पूर्वांचल के युवाओं को एक ललक होती है, दो ललक होती है, जब जागृत होते हैं वो तो दो ललक होती है। एक होती है देश की सेवा की, वो फोर्स में जाने के लिए बहुत ललायत होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैंने देखा है सड़कों पे सुबह 4 बजे दौड़ते हुए युवाओं को। मैं गांव घर में रहा हूं तो मुझे मालूम है किस तरीके से वो संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन वहीं पूर्वांचल में शिक्षा में शुरुआती स्तर में बहुत निचलापन है। नकल माफियाओं का राज चलता है, किसी भी सरकार ने उस पर कमांड नहीं की। अब जब नीचे की नींव कमज़ोर हो जाती है तो जब ऊपर आते हैं तो उनका शिक्षा में मन नहीं लगता। तो फिर उसके बाद जो है ये जो आडंबर बना रखा है माफियाओं ने, बाहुबली माफियाओं ने, ये इनके पीछे दौड़ने लगते हैं और उससे फिर उनका भविष्य खराब होता है। मैं चाहता हूं कि पूर्वांचल का, अवध का, बुंदेलखंड का, ये पूरे देश का युवा पहले शिक्षा में नींव से ही मजबूत हो और उसके बाद आगे आके देश के लिए अपनी सेवा दे। मैं इसी पे कार्य करूंगा, शिक्षा और स्वास्थ्य पे। आप शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में कोरोना के दौर में आपका कुछ वीडियो वायरल हुआ और आपने किसी दोस्त के लिए काफ़ी संघर्ष किया उस कोरोना के दौर में, जहाँ व्यक्ति को छूना नहीं चाहता। आने वाले समय में हो सकता है ऐसा दौर कभी ना आए, क्योंकि आप राजनीति को बहुत अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था वर्तमान समय में बहुत चरमरा गई है, तो आप इसको कोई ऐसे वैकल्पिक चयन बता दीजिए जिससे आप स्वास्थ्य व्यवस्था में अच्छा सुधार कर सकें। देखिए मैं बताऊं, कोविड काल में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि जो भी आंकड़े सरकारी हैं, मैं उनको उसके खिलाफ नहीं कुछ बोलूँगा। ठीक है, सरकार अपना क्या आंकड़े देती है, लेकिन जो मैंने देखा है, मैं कोविड काल में लगभग 1.5 महीने कोविड अस्पताल में रहा। मैंने देखा कि मैं लोगों की बेड से लेके सेवा कर रहा था और मैं शमशान तक जा रहा था। मैंने देखा कि लाशों के अंबार थे और हर किसी ने अपना एक संबंधी खोया है इस देश में। तो आंकड़ों पे मैं नहीं जाऊंगा, इतने से समझ लीजिए कि हर किसी ने एक अपना संबंधी, अपना खास खोया है। दूसरी चीज़ कि कोविड काल में हम भारतीय थोड़ा सा निश्चित रूप से सहयोग नहीं कर रहे थे या समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी बड़ी विपदा हो जाएगी। मेरे मित्र की तबीयत खराब हुई, मैं उनको लेके हॉस्पिटल भागा। मैं हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल की स्थिति देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। इस बार किसी के परिजन किसी को छू नहीं रहे थे, किसी के परिजन किसी के लिए खड़े नहीं हो रहे थे। तो मान लीजिए उस काल में मैं उस हॉस्पिटल में जो भी लोग थे, मैंने उनकी मदद की, जितना मैं कर सकता था मैंने पूरी क्षमता से की। लेकिन मेरे मन में 1% भी डर नहीं था कि मुझको कुछ हो सकता है या मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। इसी तरीके से हर युवा में एक शक्ति होती है, अगर उस युवा अपनी शक्ति को समझ लेगा तो इस देश का भविष्य निश्चित रूप से शिखर पे रहेगा। दूसरी चीज़, मेडिकल लाइन की बातें हैं तो अगर सरकार चाहे तो हर गांव में एक मेडिकल का बेड होता है, अस्पताल होता है, उसमें कम से कम 10 बेड का अस्पताल बनता है। और अगर अच्छे से उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो हमको कहीं बाहर, जैसे ये फैलने वाली बीमारी है और हमारे अगर गांव में किसी 2 लोग को होता है, हम उसी अस्पताल में उनका इलाज करते हैं तो फैलेगा नहीं, हम उसको संक्रमण को रोक सकते हैं। और जागरूक होने की ज़्यादा ज़रूरत है, हम जितना जागरूक रहेंगे इस बीमारी से हम उसी तरीके से लड़ सकते हैं। भारत में जो है तमाम तरह की वेशभूषा, जातियाँ, भाषाई आधार पर लोग रहते हैं, लेकिन आज का युवा इतना बेरोज़गार है, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। एक आम व्यक्ति पर, एक पढ़ने लिखने वाले छात्र पर, एक मध्यम वर्गीय परिवार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है और वर्तमान समय के सरकार इसको नियंत्रित करने के लिए क्या कर रही है, इसके बारे में क्या विचार है आपका? देखिए, सरकारें वादे ज़्यादा करती है और हम युवा उस वादे में खो जाते हैं। रह गई बात, महंगाई बढ़ रही है। निश्चित रूप से वर्ल्ड लेवल पे सारी चीज़ें एक स्टेज आगे बढ़ रही हैं धीमे धीमे, तो महंगाई भी बढ़ रही मान लीजिए। लेकिन समस्या किस चीज़ की है? समस्या इस चीज़ की है कि हम बेरोज़गार हैं। महंगाई बढ़ जा रही है उसकी दिक्कत नहीं, हम उसको झेल सकते हैं, लेकिन जब हमारी आय का स्रोत उस महंगाई से 10 गुना ऊपर रहेगा तो हम उस महंगाई को झेल सकते हैं।
लेकिन यहाँ तो समस्या ये है कि आय का स्रोत ही नहीं है, बेरोजगार हैं हम, उसमें भी महंगाई बढ़ रही है। आय का स्रोत बनाने के लिए सरकार बहुत अच्छे कदम नहीं उठा रही, किसी भी परीक्षा का कायदे से समापन नहीं हो रहा, किसी भी जगह पे वैकेंसी ब्लॉक में पड़ी है उनको प्रेजेंट नहीं कर पा रही सरकार। और तो और पर्सनल, जिसे व्यावसायिक कोई भी ऐसा मामला नहीं निकाल रही सरकार, ऐसे मुद्दे नहीं निकाल रही सरकार जिससे कि व्यक्तिगत युवा भी जो है किसी बिजनेस को डेवलप कर सके। अच्छा, उसका कारण क्या है कि युवा जब पढ़ा ही नहीं रहेगा, शिक्षित ही नहीं रहेगा पूर्ण तरीके से, तब वो चाट पकौड़ा बेचने वाला बिजनेस तो करने से रहा। फिर अब वही बिजनेस पकड़ाया जाएगा तो करने से रहेगा आदमी। दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है कि अगर हम किसी बिजनेस का अच्छा स्किल, जैसे बहुत से मेरे अच्छे मित्र हैं IIT में रहे हैं, IIT बॉम्बे रहे हैं, उन्होंने छोटे से बिजनेस को हाई क्लास बना दिया। लेकिन उन्होंने छोटे बिजनेस को हाई क्लास बनाया, वो उस शिक्षा को ग्रहण किए कि हाँ हमें किस तरह बिजनेस को डेवलप करना है। यहाँ युवाओं की शिक्षा के साथ ही खिलवाड़ शुरुआत में कर दिया जाता है। सरकार की तरफ से अगर आप सरकारी कार्यालयों पर जाएंगे और किसी तरह का आप सहयोग मांगेंगे तो वो मिलने से रहा। एक युवा आर्थिक रूप से कमज़ोर जब हो जाता है तो उसके परिवार में क्लेश बढ़ने लगता है। हम युवाओं को अगर आर्थिक समृद्धि की व्यवस्था का कहीं से भी मौका मिलता है तो हम निश्चित रूप से मेहनत करेंगे। तो सरकार को चाहिए कि हमें ऑप्शन दे, हम उस ऑप्शन पे मेहनत करें और उस मेहनत के बल पे हम आर्थिक मजबूत होंगे तो हम महंगाई से भी लड़ लेंगे। आर्थिक मजबूती की बात जो आपने कही ठीक है, लेकिन क्या सरकार को कोई वैकल्पिक कदम उठाना चाहिए इस महंगाई से बचने के लिए? देखिए, वैकल्पिक तो बिल्कुल उठाना चाहिए। सरकार का कार्य ही है कि किसी भी स्थिति में समाज में, जनता में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। हम कानून बनाते इसीलिए हैं कि कानून से हमें आसानी हो, और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां कानून इसलिए बनता है कि हम किस तरह किसको परेशान कर सकें। तो मैं तो सबसे पहले कहता हूं कि समीक्षा इस चीज़ की कीजिए कि हम कानूनों का जो प्रयोग कर रहे हैं उससे दिक्कतें कितनी हो रही हैं इस जनता को। आपने ई चालान कर दिया, जिसका जब मन में आता है, आपके पुलिसिया रवैया कैसा है आप जानते हैं, जब जिसका मन में आए थोड़ी सी भी बातचीत हुई चालान 10,000 काट देंगे, चाहे 20,000 काट देंगे, कोई भरोसा नहीं है। युवा कमा खा कितने की रहा है नौकरी आज के समय में, मुझे लगता है कि 8 से 10,000 की नौकरी 30% युवा कर रहा होगा, 10 से 15,000 कर रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी 30% कौन सा युवा जो पढ़ के निकला उसका 30% नहीं, जो आज समाज में युवा नौकरी कर रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और उसका अगर कहीं 20,000 का चालान काट दिए तो 2 महीना बेरोजगार हो गया। घर वाले 2 महीने खाना कैसे खाएंगे ये आप सोचिए। अपराध की प्रवृत्ति जो बढ़ती है लोगों में, वो क्यों बढ़ती है? जब आप कहीं से भी आय का स्रोत नहीं रहता घर में, तो निश्चित रूप से युवा का सबसे मन जब भ्रमित होता है तो अपराध की तरफ भागता है। और इसका ही फ़ायदा पूर्वांचल के अपराधी से लेकर बुंदेलखंड के अपराधी उठाएं। तो हमें निश्चित रूप से युवा को एक सही मार्गदर्शन देना होगा कि हम उसकी शिक्षा और आय की व्यवस्था का निस्तारण करें, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब सरकारें हैं, बनती हैं, नंबरिंग पे आ गई हैं कि हमें 300 नंबर चाहिए, लेकिन आगे क्या करना है इसका कोई भरोसा नहीं है। आप खुद युवा हैं, युवा राजनीति को बहुत अच्छे से परख रहे हैं। चूँकि आप युवा राजनीति से जुड़े हुए हैं और मुख्य धारा की राजनीति में आपने जो है अपना कदम रखा है, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा सभी युवाओं साथियों से एक ही आग्रह है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये राष्ट्र आपके ही नींव पे स्थापित है, और अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आने वाला समय बहुत ही खराब होगा। खराब ऐसा होगा कि ना चाह के भी आप अपने भाई से विवाद करेंगे। जब आप धन के अभाव में होंगे, अभाव एक ऐसा शब्द है जो जहाँ भी पहुँच जाता है वहाँ कलेश की स्थिति बन जाती है। चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, आज हम उनकी स्थिति देख के अगर हंस रहे हैं तो सबसे ज़्यादा गलत कार्य आप कर रहे हैं। क्योंकि आज इस देश में अगर आर्थिक स्थिति की समस्या बढ़ती गई तो आप भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, आप किसी अमेरिका के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप मजबूत हो सकते हैं। राजनीति एक ऐसा माध्यम है कि जब आप शिक्षा से अच्छे होकर खड़े होंगे और अच्छे युवा अगर राजनीति में आपके स्थापित हैं तो वो आपके लिए अच्छा राह, अच्छा मार्ग रोजगार का खोलेंगे। इन दोनों को जोड़ के चलना होगा, और तब हमारा देश का विकास होगा, तब हमारे देश के युवा मजबूत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सिंह सोनू जी, हमारे साथ
आप जुड़े, आप हमारे यूट्यूब चैनल का हिस्सा बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर काम करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हम किस तरह से काम करते हैं। स्वतंत्र शब्द ही अपने आप में बहुत मायने रखता है और हम अपनी बातों को स्वतंत्रता से रख लें, ये हिंदुस्तान का कल्चर है और इसी के माध्यम से हम विरोध भी स्वतंत्रता से कर सकते हैं और किसी का समर्थन भी स्वतंत्रता से कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा, निष्पक्ष होकर कार्य करिए और आपके लिए आगे के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।